हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग लेकर आए हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 2। आज हम लोग क्या बात करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो हमें मिल गया, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें बताइए। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालने का तरीका है बायोट-सावर्ट्स लॉ। क्या? बायोट-सावर्ट्स लॉ बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही बढ़िया लॉ है, जिससे आपको पता चलता है किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो बनती कितनी है। ठीक है, तो यस, माय नेम इज फुरकान खान, वेलकम टू माय चैनल एमबी क्लासेस। तो कॉपी पेन निकालें और नोट लगाएं बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ। क्या है बायोट-सावर्ट लॉ? एक्सपेरिमेंटल लॉ है ये। एक्सपेरिमेंटल लॉ, एक्सपेरिमेंट किया गया और देखी गई कुछ बातें। सपोज ये आपका कोई करंट कैरिंग वायर है आई। इस आई से आपने एक एलिमेंटल पार्ट कट किया। ठीक है, सपोज ये एलिमेंटल पार्ट कट किया टुक 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 टुक, जिसको मैंने कहा डीएल। ठीक है, इस एलिमेंटल पार्ट से आपने कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट माना P, और यहां आपको पता करना है मैग्नेटिक फील्ड। और जानबूझ के मैंने इसे एक थीटा एंगल पे रखा। कहां रखा? एक थीटा एंगल पे। आई का डायरेक्शन क्या है? आई का डायरेक्शन है ये, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप पता लगा सकते हो। राइट हैंड थंब रूल से टुक मारोगे तो ये जाएगा अंदर, है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम पता लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं भाई वैल्यू की। और सपोज ये जो डिस्टेंस आपने लिया है यहां से यहां तक, इसको कहें हम R। इसको हम कहें R। एक वायर लिया जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I, और इस वायर का मैंने एक एलिमेंटल पार्ट कट किया DL, और इस DL से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस लिया मैंने R, और माना कि ये R और इस L का, R और L का एंगल है थीटा। ठीक है, क्या क्या है लिख लेते हैं। DL क्या है? DL है लेंथ ऑफ एलिमेंटल पार्ट, लेंथ ऑफ एलिमेंटल पार्ट, जो आप एलिमेंटल पार्ट कट कर रहे हैं उसकी लेंथ। ठीक है, उसके बाद है आई। क्या है? आई है करंट ऑफ कंडक्टिंग वायर, करंट इन कंडक्टिंग वायर। ठीक है सर। आर क्या है? आर है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां से आप अपनी स्टडी कर रहे हो वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन है आर। और फिर क्या है? बचा है शायद थीटा। इंपॉर्टेंट, थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन DL एंड R। अच्छे से सुनिए, DL एंड R, DL और R के बीच का एंगल है। तो ये कहा गया एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के। इक्वेशन 1, जितना ज्यादा करंट आप पास करेंगे उतनी ज्यादा ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, फिर ये कहा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL मतलब एलिमेंटल लेंथ। जितना बड़ा एलिमेंटल लेंथ लेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, सेकंड बात भी ठीक है। तीसरी बात इन्होंने कही कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जितना ज्यादा दूर जाके ऑब्जर्वेशन लेंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम आएगी। जितना क्लोज आएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज्यादा आएगी। और सिर्फ इनवर्सली नहीं है, स्क्वायर ऑफ इनवर्सली है। दिख रहा है आपको?
हाँ सर दिख रहा है, स्क्वायर ऑफ इनवर्सली है, ठीक है। और चौथी एक बढ़िया अमेजिंग बात कि दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। सर साइन थीटा ही क्यों लिया, कॉस थीटा क्यों नहीं, आएगी बात समझ। तो अगर इन चारों को मैं कंबाइन करूं, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, इन चारों बातों को अगर मैं कंक्लूड करूं तो देखने में आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और यहां जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट लगाऊंगा म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लगाएंगे, और यही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू विच इज ड्रिवन बाय, विच इज कंक्लूडेड बाय बायोट एंड सर्वेट, बायोट सर्वेट, ठीक है, बायोट सर्वेट। अब यहां पे हम बात करें कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस थीटा वाली बात से कैसे रिलेट करती है। तो देखिए भाई, जब थीटा टेंस टू 0 होगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है dl और r इज इन सेम डायरेक्शन। भाई दोनों के दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो ना, भाई आई भी यही है और तुम स्टडी भी यही कर रहे हो, तो उस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 0 अपॉन आर स्क्वायर। और आपको पता है साइन 0 की वैल्यू होती है 0, दैट मीन 0 इंटू एनीथिंग, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। तो यहाँ पे बात पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की भी है, ऐसा नहीं कि करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, लेकिन किस जगह पे बनेगी, किस पॉइंट पे आप उसको पढ़ रहे हो, किस पॉइंट पे आपका ऑब्जर्वेशन है, उस पर डिपेंड करती है कितनी। क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ आई डी एल और आर स्क्वायर की नहीं है, यहाँ पे बात इस थीटा की भी है जो डी एल और आर के बीच का एंगल है, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच का डायरेक्शन सेम है, दैट मीन्स थीटा 0, डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब थीटा 0, और थीटा 0 तो साइन 0 की वैल्यू 0, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। सेकंड, अगर मान लीजिए थीटा हो 90 डिग्री, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डीएल एंड आर, डीएल परपेंडिकुलर टू आर, भाई डीएल परपेंडिकुलर टू आर, ठीक है, डीएल परपेंडिकुलर टू आर। तो उस केस में dB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90, और आपको साइन 90 की वैल्यू पता है अपॉन आर स्क्वायर, साइन 90 की वैल्यू होती है बेटा 1, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और जब 1 को इंटू करोगे तो आपको ये मिलेगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की, और ये सबसे मिनिमम वैल्यू होती है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। हाँ, आप यहाँ पे थीटा की जगह 180 रखोगे तो 180 की वैल्यू में आपको क्या मिलेगा, फिर 0 मिल जाएगा, ठीक है, साइन 180 फिर 0 मिल जाएगी। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे बात थीटा पे भी होती है। पॉज करें वीडियो को, नोट करें। पॉज करके नोट कर लें भाई। जी सर, नोट हो गया, ठीक है। तो यहां पे अब हम बात करते हैं ये म्यू नॉट क्या, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पे ये म्यू नॉट क्या, ये म्यू नॉट क्या है सर? तो इस म्यू नॉट को कहते हैं परमिएबिलिटी। क्या कहते हैं? परमिएबिलिटी। सर एप्सिलॉन नॉट होता था बेटा परमिटिविटी,
परमिटिविटी, और यहां पे म्यू नॉट होगा आपका परमिएबिलिटी। फर्क है दोनों में, दोनों मीडियम की प्रॉपर्टी है परमिएबिलिटी, हाँ, और यहां पे हम बात करेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी की, रिलेटिव परमिएबिलिटी की भी। तो क्या है सर परमिएबिलिटी म्यू नॉट, ठीक है। हमारा जो फॉर्मूला है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे परमिएबिलिटी जो है बढ़ने पे, परमिएबिलिटी बढ़ने पे अगर मैं सबको कांस्टेंट मान के हटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दूं तो यहां परमिएबिलिटी बढ़ने पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। देखो रिलेट करके पढ़ोगे तो याद रहेगा बेटा, जिसने नहीं पढ़ा है वो चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर पढ़े, और वहां पे हमने देखा था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलॉन नॉट आता था, है ना, जो हम के की वैल्यू लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, है ना, Q1/r स्क्वायर, एक ही चार्ज होता था वहां पे। तो एप्सिलॉन के साथ ई की वैल्यू कैसी होती थी, उल्टी, इनवर्स। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्टली है। ये परमिटिविटी परमिट करता था कि भाई डिस्टर्ब क्रिएट कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दो, फोर्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दो, जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होती थी फोर्स उतना कम हो जाता था। लेकिन परमिएबिलिटी में ऐसा नहीं है, परमिएबिलिटी बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है और परमिएबिलिटी कम होने से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती है, ठीक है। परमिएबिलिटी बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती है और परमिएबिलिटी कम होने से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कम होती है, ठीक। अलग अलग मीडियम की परमिएबिलिटी अलग अलग होती है और इसीलिए हम इसको कहते हैं परमिएबिलिटी को म्यू, सिर्फ म्यू कहेंगे, म्यू ऑफ एनी मीडियम, ठीक। हाँ, ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है कि रिलेटिव परमिएबिलिटी फिर क्या होगी, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू, हम बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस। सर ये म्यू नॉट, अरे म्यू नॉट भी परमिएबिलिटी है, लेकिन ये किसके लिए है, एयर के लिए, वैक्यूम के लिए, और इसी को हम कहते हैं फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस के लिए, ठीक है, फ्री स्पेस के लिए। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी दैट इज सेड टू बी म्यू आर, और म्यू आर इक्वल्स टू परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जैसे हम लोगों ने परमिटिविटी में पढ़ा था, सेम बात यहाँ भी है, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर बनता है जो किसी मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर सकता है, मीडियम की प्रॉपर्टी है, ठीक। तो यहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, तो इतना आप लोग पढ़ें। अगली क्लास में हम लोग कुछ डिफरेंट केसेस लेंगे जिसमें हम लोग इसी मैग्नेटिक फील्ड को निकालेंगे कि किसी भी इनफाइनाइट वायर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, किसी भी फाइनाइट वायर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, एंड सो ऑन, बहुत सारे अदर केसेस भी, ठीक है। चले तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।